अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में बताते रहा कीजिए अपने राय कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए, मज़ीद आसान करके समझाऊँ। तो इससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि मैं किस तरह के आगे वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू फॉर स्पेशल सोफिया, जिन्होंने मुझे दोबारा से थोड़ी तहरीक दिया कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना के डालूँ। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर आते हैं वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराए मेहरबानी जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, MGT 402 के बारे में। आज का लेक्चर इजी होगा क्योंकि अगर हम फार्मूलाज याद कर लेते हैं तो सब इजी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी हम क्यों स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल रिजल्ट। हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। टू यूज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। दीज आर द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट होती है विच आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बनती हैं। आर यूज्ड बाय द डिफरेंट पीपल, बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंक्लूसिव होते हैं, जुड़े होते हैं हमारी मैनेजमेंट के साथ। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जो है आपकी डेफिनेशन भी बनती है, ये वाली जो है आपकी डेफिनेशन भी बनती है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं। ये रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि डिफरेंट पीपल अपनी मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी पहली डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू LAIASB फ्रेमवर्क। इसके मुताबिक, क्योंकि इस तरह की डेफिनेशन आपके पेपर में आती रहती हैं, तो ये इसके मुताबिक जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी क्या डेफिनेशन होगी। ये तो हमारी होगी बुक, अकॉर्डिंग टू बुक डिफाइन है ये हमारी। और जो ये आगे है ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तारीफ है। IASB के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट इट्स यूजर द फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एग्जिबिट करती है, ये शो करती है, जाहिर करती है फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कि हम फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, यानी पैसा कितना आ रहा है। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, यानी पैसा कितना खर्च हो रहा है, जा रहा है ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी या कॉर्पोरेशन का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट इट्स यूजर द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एन एंटिटी। कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, मुझे एमसीक्यूज के लिहाज से थोड़े इंपॉर्टेंट लगे। ये भी IASB फ्रेमवर्क वर्क के मुताबिक है। 5 हमारे कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को ये वाली लाइन दे और फिर ये वाली लाइन पूछ ले, यानी ये एमसीक्यूज में दे दें कि कौन सा जो है ये किसकी तारीफ की गई है, किसके बारे में बताया गया, तो इस तरह से इसको याद रखना है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट हमें इनकम के बारे में बताएगी। इनकम माइनस एक्सपेंस फॉर गिवन द टाइम पीरियड ऑफ एंडिंग एट द स्पेसिफाइड डेट। ये कहते हैं इनकम का और एक्सपेंस जो है हमारा एक टाइम पीरियड के मुताबिक खास वक्त पर शुरू खत्म होता है, उसके अंदर कितना हमारा खर्चा हुआ, इनकम कितनी हुई, वो उसके बारे में बात करता है। स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन इक्विटी। चेंज इन इक्विटी क्या है? ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी स्टेटमेंट। तो ये आपको हो सकता है जैसे जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी इन चेंज को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी स्टेटमेंट भी कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? ये समराइज करती है इनफ्लो, यानी वही वाली बात है, अंदर कितना इनकम आ रही है, आउटफ्लो कितना हो रहा है हमारा ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश या कैश के बराबर जो चीजें होती हैं फॉर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, एक खास वक्त के मुताबिक। एंडिंग एट अ स्पेसिफाइड डेट, जो कि एक खास वक्त पर खत्म हो जाता है। आगे है नोट्स क्या होते हैं? इंक्लूड अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। नोट्स आपको पता है हम क्यों बनाते हैं कि जब हम कोई खास चीज़ या खास जो हमारी चीज़ें लिखने की होती हैं, कोई स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर कोई खास पॉइंट्स होते हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। तो ये नोट्स हैं टू द अकाउंट के लिए। अच्छा जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि हर किसी के लिए ये तमाम जो स्टेटमेंट्स है बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डिपेंड करता है साइज, नेचर और स्टेशनरी रिक्वायरमेंट पे ऑफ ईच एंटिटी, दैट वेदर ऑल कंपोनेंट कैन बी प्रिपेयर्ड और नॉट। हो सकता है कि सबके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद ना हो।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग, हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा अभी इस वीडियो को पॉज करें और फर्स्ट पहले देखिए और फिर इसके ऊपर आए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए जी, हम देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपेयर रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट देता है। हेल्प द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो मदद करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कि वो प्रिपेयर कर सके अकाउंट को, फाइनल अकाउंट को। इसकी कुछ टाइप्स है, इंक्लूड की गई हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चर पे यानी बनाने पे कितना खर्चा आया है उसकी स्टेटमेंट बनाओ, और फिर बिकी है तो उस पर कितना हमारा एक्सपेंस के बाद और जितना प्रॉफिट निकला है उसकी स्टेटमेंट बनाए। बहुत स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉस्ट, ये आप छोड़ दिए, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होगी, देखो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो बना रहे हैं, एंटिटी यानी कोई भी कॉर्पोरेशन है या कुछ भी है जो बना रहा है उसको एंटिटी कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने वाले। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज परचेज करेंगे। देखिए ये जो मैंने आप लोगों का सब्जेक्टिव का पार्ट वन जो बनाया है ना, आपको इसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा MGT 402 की, उसके अंदर जो पार्ट वन है उसके अंदर आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी मिलेगा, जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके अंदर बताया गया था कि सबसे पहले एंटिटीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं, या आप ये समझें कि आपने कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कि आप सबसे पहले जाकर मटेरियल खरीदेंगे, देन आप कंपोनेंट एंड कवर देम इनटू द फिनिश गुड, और फिर आप उसको वर्क इन प्रोसेस में लेके जाएंगे, देन आप उसको फिनिश गुड में करेंगे, फिर उसको सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के बाद जो हमको इनकम मिलेगी, हम उसमें से नया सामान खरीदेंगे और साथ में क्रेडिटर्स को भी दे देंगे। ये हमारा साइकिल था। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ दीज एंटिटीज वर्क वेरी मच एफिशिएंटली, जो हमारी ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। कंप्लीट कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड मैन्युफैक्चरिंग, ये आप छोड़ दें फिलहाल, आपने सिर्फ यही देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या करती हैं। यहाँ पर आपको नजर आ होगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस, कैलकुलेटिंग पर यूनिट, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेज। ये सारी हकीकत में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है। अच्छा जी, ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती हैं? ट्रेड करना आपको पता ही है क्या है, परचेज एंड देन सेल इट, यानी पहले हमने किससे खरीदा और उसको फिर सेल कर दिया, उसको कहते हैं तिजारत करना, यानी ट्रेडिंग करना। प्रोड्यूस विदाउट चेंजिंग इन देयर बेसिक फॉर्म, हमने उसकी कोई शक्ल तब्दील नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पेन खरीदा है 50 रुपए में और आपने उसको 60 रुपए में एज इट इज बेच दिया, आपने उसकी कोई तो शक्ल वगैरह में तब्दीली पैदा नहीं की। इसको हम ट्रेडिंग एंटिटीज कहते हैं। ट्रेड करने वाली एंटिटीज जो एक हाथ से लेती है दूसरे हाथ दे देती है, उसमें कोई चेंज नहीं करती, ना खुद बनाती है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एंटिटीज इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, जाहिर बात है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एंटिटीज तो इन्वॉल्व तब होती हैं जब हमारी एंटिटीज मैन्युफैक्चर कर रही हो, यानी मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके अंदर हम कॉस्टिंग लगाएंगे ना, कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, या फिर हमारा कितना एक्सपेंस लग रहा है, कितना हमारा जो है इन्वेंट्री लग रही है। तो इसके लिए हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बना बनाया मटेरियल लिया और उसको सेल कर दिया। इट इज सिंपली कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट गुड्स परचेज एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये सिर्फ ये देखना होता है कि हमने कितना माल खरीदा है और कितना आगे सेल कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। सर्विसिंग एंटिटीज क्या होती है? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सर्विस। और इनटेंगिबल, इनटेंगिबल क्या होता है? जिसको हम जैसे फॉर एग्जांपल हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते सर्विसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये इनटेंगिबल सर्विस है, इसको आप छू नहीं सकते हैं। तो ये सर्विसेज एंटिटी कौन होगा? मैं एंटिटी हूँ और आप मेरे कस्टमर हैं, तो इस तरह से आप इसको समझ लें। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस एंटिटीज आल्सो कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड। इन्वेंटरी इज सर्विस आल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ कंसर्न्स, ये थोड़ा सा इसकी डिटेल बताई गई है, वैसे ऊपर वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटरी क्या होती है? इट इज द कॉस्ट हेल्ड इन मटेरियल एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड, ये हमारी इन्वेंट्री होती है, जिसके अंदर हमारी मटेरियल भी आ जाता है, सप्लाईज भी आ जाती है, वर्क इन प्रोसेस वाला भी सामान आ जाता है, और फिनिश गुड वाला भी आ जाता है। एडजस्टमेंट है, इकोनॉमिक बेनिफिट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक, यानी इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं। सही बात है, हम स्टॉक भी कहते हैं जो हमारे पास स्टॉक में सामान पड़ा होता है। Adjustment for inventories is pivotal in the calculation of the cost of goods. The basic reason of its adjustments is that profit and loss accounting prepared of this actual, ये सारा आपकी रीडिंग का है, आप इसको एक दफा बस पढ़ लीजिएगा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड, इन्वेंट्री को भी अब हम तकसीम करते हैं मजीद कितनी अकसाम में, 3 अकसाम में तब्दील करते हैं। इन्वेंट्री क्या होगी? देखो हमेशा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो है एक फैक्ट्री के ओनर लगा ले, आप इस टाइम पे एक छोटी सी फैक्ट्री स्मॉल एंटिटी के ओनर है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आप जाएंगे, आप मटेरियल खरीदेंगे, सप्लाईज या इन्वेंट्री लेंगे, उसके बाद उसको पे काम करेंगे, यानी उसको बनाने की कोशिश करेंगे, यानी वर्क इन प्रोसेस में चले जाएंगे। जब आपका बन जाएगा तो आपकी फिनिश गुड होगा। और यही 3 जो है हमारी इसकी टाइप्स हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट दिखाया गया, इसके बारे में हल्का सा बताऊंगी, बाकी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री जो है ये दो तीन चीज़ों में तकसीम होती है, जो भी हमने पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, इन्वेंट्री में क्या होता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी, ट्रेडिंग एंटिटी के बारे में पढ़ा, और सर्विस एंटिटी के बारे में। अब मैन्युफैक्चरिंग की भी तीन अकसाम होती है, मटेरियल होता है या इन्वेंट्री, या फिर सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड होता है। ये यहीं पे खत्म हो जाता है, और लोकेशन आपको पता है कि ये हमारी स्टोर पे पाया जाता है, वर्क इन प्रोसेस वर्कशॉप पे होगा, फिनिश गुड गोडाउन या वेयर हाउस में पड़ी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो ये फैक्ट्री है, यानी ये आपकी फैक्ट्री है, आप इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिटेल कोई दुकान नहीं है, यानी छोटी मोटी दुकान नहीं है, तो इसीलिए आपका या तो स्टोर में पड़ा होगा जो मटेरियल है, वर्कशॉप पे काम में पड़ा होगा, और गोडाउन में तैयार होकर पड़ा होगा। अब ट्रेडिंग वाले जो क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और डायरेक्ट शोरूम में डाल देते हैं, यानी बेचने के लिए। इसी तरीके से सर्विसेज वाले क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री करेंगे और वर्क प्लेस पे ऑफिस में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, अब ये एक तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल से बता दूं, और फिर आगे वाला बस हम सरसरी देखते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब हमने स्टेटमेंट बनानी है, एंटिटी नेम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है फॉर द ईयर ऑफ एंडेड। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की हमने बनानी है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी मौजूद थी, उसमें ऐड किया हमने नया कितना खरीदा, फिर उसमें हमने ऐड किया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना था, इन सबको ऐड कर लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि पहले से जो, सॉरी, जब हम क्लोज कर रहे हैं तो हमारी इन्वेंट्री कितनी बची है। देखिए, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ उसकी बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है कि आपके पास मटेरियल कितना है। तो मटेरियल कंज्यूम तो वो होगा ना, देखिए ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ था उसको रखेंगे हम, हमको नया कितना खरीदना पड़ा हम वो देखेंगे, उसके बाद हमने अवेलेबल फॉर यूज देखना है कि कितना अवेलेबल फॉर यूज है, उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब कि टोटल हमारे पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जो हमारा सारा है वो हम कहेंगे। फर्स्ट जिनको मैंने अंडरलाइन भी किया है, कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये जो है ना हमारा ये वाला, ये वो तमाम मवाद है जो कि हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है। यानी मैंने कहा मेरे पास टोटल, फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक के बॉक्सेस बनाने का मटेरियल कितना पड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि, क्योंकि मैंने तो उसने बताया ना कंज्यूम कितना हो गया, ईडी मींस पास है, ये कहते हैं हो गया, तो मतलब फिर मैंने देखा कि जब मेरे पास, मैंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया, यानी फॉर एग्जांपल मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया 100 बॉक्सेस बनाने का, तो मेरे पास सामान पीछे कितना बचा हुआ है, तो उसको मैं निकाल दूंगी, मेरे पास आ जाएगा डायरेक्टली जो मटेरियल यूज हो गया। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये हमारे पास है ओपन इन्वेंट्री, इसको हमने ऐड कर दिया है नेट परचेज के साथ, यानी उसी वक्त हमें कितना खरीदना पड़ा। उसके बाद हमारे पास जवाब आया कि मटेरियल जो है वो कितना यूज हुआ है, ये ऐड हो रहा है, मटेरियल जो है वो कितना यूज हुआ। फिर मैंने कहा कि मेरे पास तो मटेरियल बचा भी हुआ है, तो उसको तो निकालना होगा ना, सब थोड़ी साथ लगता है, जितना खर्च हुआ वही लगेगा, तो इसको हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल के कितना कंज्यूम। नेक्स्ट इसकी वर्किंग देखते हैं। अब देखें, हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ही हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर को, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास 90,000 था, प्लस हमने किया क्या, डायरेक्ट मटीरियल, सॉरी ऐड डायरेक्ट लेबर किया, तो हमारे पास ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब इसके आगे चलना है, ये नहीं समझना कि अलग ये है जो हाईलाइट किया हुआ है या बोल्ड किया हुआ है, इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे। जब हम प्राइम कॉस्ट को ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, तो हमारे पास बनेगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारा हो गया, इसके बाद टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ही हम ऐड करेंगे, इन्होंने अलग अलग फार्मूले नहीं बताए, जो कि थोड़ा सा लैक है, समझने में मुश्किल होती है, पर ठीक है हम कर लेंगे। देखिए, इसी में ही हमने ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, फैक्ट्री कॉस्ट गुड ऑफ मैन्युफैक्चर को, और लेस कर दिया। देखें, अब गौर से समझिएगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जितनी लगी, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में जितना लगा उसकी ये कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर जो बननी थी उनका इतना कॉस्ट लगा, फिर लेस कर दिया क्लोजिंग में वर्क जो प्रोसेस बचा हुआ है, तो फिर हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, जो नहीं बनी उनको थोड़ी हम बीच में गिनेंगे, तो लेस कर देंगे, और जो बन गई है उसको हम डाल देंगे बीच में। देन हमारे पास जो आंसर आया है इसी के अंदर हम ऐड
करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड को। जब इसमें ऐड हो गया अपना ओपनिंग फिनिश गुड तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड बी सोल्ड। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया ओपनिंग कॉस्ट को ऐड करने के बाद, और इसी ओपनिंग कॉस्ट में से जब आप लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड को, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो हमारे पास सामान बच गया उसको हमने निकाल दिया और जो बिक गया उसकी कॉस्ट निकाल लिया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई तो स्टेटमेंट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट सबसे पहले हमें नीड होती है 6 एलिमेंट्स की। 3 of these belong to the cost and 3 of these belong to the inventory। यानी आप पहले कॉस्ट को अलग कर ले, इन्वेंट्री को अलग कर ले, फिर ये फार्मूलाज लगाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ये थीम दिखा दी गई है 6 एलिमेंट्स। ये एमसीक्यूज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट में आता है या फिर इन्वेंट्री में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट क्या होती है? मटीरियल एंड सप्लाईज, लेबर, एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट होता है, रेंट होते हैं, बिल्स होते हैं, ये आगे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बल्कि आगे नहीं पता चलेगा, आपको जाना पड़ेगा मेरी मेरे चैनल पर, और उसके अंदर जो आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एमजीटी की, उसके अंदर जो मैंने पहला और दूसरा पार्ट बनाया है, मे बी फर्स्ट या सेकंड पार्ट के अंदर अच्छे तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, तभी आप एफओएच फाउंड कर पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास इन्वेंट्री, तो उसमें मटेरियल एंड सप्लाईज आएगा ही। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। इन्वेंट्री का तो आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है, ये हम पहले स्टेप्स पढ़ के आए हैं पीछे से। आगे देख लेते हैं मटेरियल कंज्यूम, तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ही हम मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला देख के आए हैं। ये आप लोग देखेंगे आपको ये डायरेक्टली समझ आ जाएगा, तो ये हमारा पहले ही हो चुका है। अच्छा, अमाउंट टू बी नेट परचेज, डायरेक्ट मटेरियल लेस, तो ये भी आप लोगों का पहले हो चुका है। प्राइम कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, ये भी हो गया हमारे एक से ही। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, देखिए इसके अंदर कुछ है लेकिन ज्यादा सारे नहीं है, तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है। ये सारा निकालेंगे तो आपका पास फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, क्योंकि हमारे पास जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने से मिलती है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड आपको पता होगा तो ही आप आगे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या क्यों किया। देखिए, प्राइम कॉस्ट पूछिए जो मैं आपको पहले बता चुकी कैसे मालूम होगी, और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पूछिए जो कि पहले मालूम हो चुकी है। नेक्स्ट आप देखें, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी, प्राइम कॉस्ट को ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड में। अब ओवरहेड के बारे में बार बार बता चुकी होगी, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, और इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी अपने लिए। फिर से हमें कुछ डाटा दिया गया है और उसके बारे में बताया गया किससे मालूम करें, ये रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ ये पूछा है हमसे, और साथ में पूछा है ओवरहेड कॉस्ट, ये फिर मैं आपको बता चुकी कैसे होगा। यहाँ पर भी दोबारा बताया गया है, रॉ मटेरियल में ऐड करो, परचेजेस को, रिटर्न को, कैरी रिटर्न को लेस करो, कैरिज इनवर्ड यानी आ रहा है तो ऐड करो, मटेरियल इन्वेंट्री जो है हमारी उसको लेस करो, और फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपके पास आ जाएगा। ये सेम टू सेम बार बार रिपीटेड है। पावर हीट एंड ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। देखिए इसमें एक और नई बात आपको पता चल गई, फैक्ट्री ओवरहेड में पावर हीट और लाइट भी होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन प्लांट, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एक्सपेंशंस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ये सारी जो है वो ओवरहेड उन्होंने मालूम करने के लिए कहा था, और ये हमने इसके अंदर मालूम कर दिया। नेक्स्ट है फॉलोइंग डाटा रिलेट, कासिम कॉर्पोरेशन है, कासिम कॉर्पोरेशन का डाटा दिया, रिक्वायर किया, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट शोइंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या लगता है, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था, रॉ मटेरियल फिर कितना खरीदा, ऐड करो, लेस कर दो उसके अंदर से क्लोजिंग मटेरियल, और फिर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और इसके आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पूरा नहीं हुआ, तो ऐड करो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, और प्राइम कॉस्ट में जब आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो इसीलिए आपको प्रॉपर ये ऐड और ये वाला नहीं बता रही क्योंकि मैं पहले आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है एफ एन एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन जून। तो ये दोबारा आपको डाटा दिया गया है, इसके अंदर फिर रिक्वायरमेंट देखिए सेम टू सेम वही चलता रहेगा, कैलकुलेट करो रॉ मटेरियल कंज्यूम को, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड जो कि आपको आ जाता है। नेक्स्ट फिर आप लोगों को ये सारा प्रोसेस करके दिखाया गया है, ये भी सारा प्रोसेस ही है,
ये में भी नेक्स्ट चैप्टर भी है, ये कंटिन्यूटी चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आपको दिखाया गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में बेसिक होते हैं इसके एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा कॉस्ट आती है, मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये दोबारा से वही रिपीट हो रहा है जो भी हम पढ़ के आए थे इन्वेंट्रीज के अंदर, और ये हमने 6 एलिमेंट पढ़े थे, ये रिपीट है, कंटिन्यू है, तो फिर वही वाले यहाँ पे आपको दोबारा दिखाए गए हैं, यही वाले देखिए आप, अगर आपको याद हो अभी पीछे रिसेंटली कुछ मिनट पहले हम ये देख के आए हैं, ये रिपीट है। आगे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड रुपीज है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर को जब आप लेस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा, और फिर आपको लेस कर देंगे क्लोजिंग को, तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, तो मैन्युफैक्चर कितना किया, ओपनिंग में कितना था, कॉस्ट कितनी लगी, सोल्ड कितना हुआ, ये आप कर सकते हैं। अब खुद आई होप आप लोगों ने अगर पहले उसी वक्त रोक के चेक किया होगा तो आप यहाँ तक आराम से कर रहे होंगे। डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी डायरेक्ट मटेरियल में, ये आप लोगों को पहले पता चल चुका है। तो आगे चलते जाते हैं ताकि हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आप लोगों को कोई इंटेंस नहीं हुआ, एक वो स्टेटमेंट सही तरीके से करने से आपको सारा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मालूम करनी है तो फिर आपको पता है क्या करना है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, तो उसके लिए आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर किया है, ऐड किया ओपनिंग गुड को, सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड को जो सोल्ड हो गया उसको किया, लेस किया फिनिश गुड जो बच गई थी हमारे पास क्लोज के टाइम पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। वो छोटी छोटी सी हैं और मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के लिहाज से। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं कि आप बनाए इनकम स्टेटमेंट बनानी है डेढ़ ईयर के लिए, तो फिर सेल से शुरू होगी, सेल्स लेस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके न्यू फार्मूलाज यूज हो रहे हैं जो मुझे नजर आए हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए जरा। ये है आपका सेल इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना, तो सेल्स, सेल्स में लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सेल्स टोटल कितनी थी हमारी, उसमें से जो कॉस्ट आई थी सोल्ड के ऊपर वो निकाल दी, और ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें लेस करना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी हमारा उस पर खर्चा कितना हुआ था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है ये आपको पता चलना चाहिए। ये जो आपका इस वाला पार्ट जो है ये आपका आप कहें चाहें तो एक साइड पे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द राइट मेथड क्योंकि बुक में दिया हुआ है। तो देखिए सेलिंग एंड मार्केटिंग में कितना लगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में कितना लगा, इन सब की सबको आप करेंगे ऐड, ये सारा ऐड होगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐड होके। उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ये सारा हो गया, फिर हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस मजीद भी तो लगते हैं ना, जैसे कि लेस करना करना फाइनेंशियल एक्सपेंस कितना लगा, इसके अलावा आपने इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट कितना लगा लोन पे, फिर बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब आप माइनस करेंगे यानी लेस कर देंगे टैक्स को इनकम में से, नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है। अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट का होती है आफ्टर एंड टू द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एफएच कैन नॉट बी नोन एज एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल नहीं होती है, कभी भी हम एक्चुअल को प्रेफरेंस नहीं देते हैं क्योंकि वो चेंजेबल होती है, ये आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, तो इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही। Predetermine effort cost rate, factory overhead rate is determined on the basis of normal activity level। जो प्रीडिटरमाइन एफओएच है वो हमारी होती है, डिटरमाइन की जाती है बेसिक नॉर्मल ऑफ एक्टिविटी लेवल के ऊपर। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मींस कैपेसिटी लेवल एट विच द बिजनेस कैन ऑपरेट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ये यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है वो क्या है, इसका मतलब है कि द कैपेसिटी लेवल विच इज द बिजनेस कैन बी ऑपरेट द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आम हालात में हमारा जो बिजनेस है किस तरह से ऑपरेट करता है, ये हमारे नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कहलाते हैं। तो डिवाइड किया जाता है कैपेसिटी लेवल के अंदर इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, और ये सिलेक्शन ऑफ द कैपेसिटी लेवल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है आपका कि जो हमारा कैपेसिटी लेवल डिपेंड किस पे करता है, तो वो नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है, और इट इज insulation of towards machine hour, then machine hour will be taken from the base capacity level, it is known
इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, OAR। ये जो अब आपका है ना, ये आपका एब्जर्वेशन यानी फुल फॉर्म के लिए भी आ सकता है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से, या फिर इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कैलकुलेशन प्रिपेयरिंग द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट विल नॉट बी डिस्कस्ड हियर इन दिस चैप्टर, वी विल, इसको छोड़ देते हैं हम। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बेस्ड ऑन अप्लाइड FOH कॉस्ट। तो इसके अंदर हम अज्यूम करेंगे अप्लाइड ओवरहेड रेट 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर को। अब डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, तो प्राइम कॉस्ट देखिए सेम टू सेम ही हमारी कैलकुलेशन चल रही है, ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, कुछ हाफ में रुक जाती है, कुछ एंड तक जाती है, कुछ फर्स्ट में रुक जाती है, तो इस तरह का कुछ है। अब FOH जो अप्लाइड हुआ है वो हुआ है 150%। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कैसे करना है, मे बी मैं आपको दिखा सकूँ जल्दी जल्दी से। वेट अ मिनट, कैलकुलेटर, ये रहा, देखें हमारे पास जो अमाउंट है इसका मे बी 150% लेना है, जो कि है 24123 zeros मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100। ये सर अंदाजा है, मे भी वही आ जाए। ओके, तो फिर ये नहीं आ रहा। अप्लाइड एफर्ट 50% ऑफ 60,000, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 60,000 पर लेना था। चलें देखें, 150% ऑफ 60 लेना है ना हमने, तो फिर आपको इसी तरीके जैसे मैंने अभी आपको ये लेना सिखाया, इस तरह से आप दूसरा भी ले सकते हैं। फैक्ट्री टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, और सॉरी ज़्यादा नीचे आ गया। अच्छा जी, आगे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम सारी कैलकुलेशन ही है, ये रही, हम यहाँ पर थे। चलें इसके बाद है हमारा द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन विच फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूडेड बेसिस ऑफ द पैरामीटराइज्ड rate terms as cost of goods sold at normal। the cost of goods sold in which factory overhead cost included, ऐसी cost of goods sold की स्टेटमेंट जिसके अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट भी इंक्लूड कर देते हैं, किसकी बेस पर, प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर, तो फिर हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। अब दोबारा से आपकी वही वाली शुरू हो गई, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग को करेंगे, ऐड परचेज करेंगे, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज करेंगे, लेस क्लोजिंग करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना हुआ, डायरेक्ट लेबर कितनी हुई, तो प्राइम कॉस्ट आ गई। देखिए जितनी भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट वाली होती है ना कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये जो आपको लग रहा होगा कि फार्मूला तो ये था कि डायरेक्ट जो कॉस्ट थी उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में करते थे, यहाँ इतनी सारी चीजें क्यों आ गई हैं। तो अगर आप गौर करें देखें, मटेरियल अवेलेबल, तो ये आ गई डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज आ गई, तो ये दोनों तो वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल थी। और ये भी नेट परचेज जो है ये भी तो डायरेक्टली इस्तेमाल होती है, इनको ऐड करेंगे और फिर ये क्लोजिंग वाली को माइनस कर देंगे, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सारे का सारा जो है आपका लेस, सॉरी ऐड करेंगे, पहले ओपनिंग वर्क को कॉस्ट ऑफ गुड आ जाएगी, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क को तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगी। ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ, तो जल्दी जल्दी चलेंगे। वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड अप्लाइड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द अप्लाइड कॉस्ट, where the applied cost is greater than the actual cost is favorable variance। अब देखो, अब यहाँ से ना ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि फेवरेबल वेरिएंस कौन सा होता है। फेवरेबल वेरिएंस वो होगा जिसमें हम डिफरेंस लेते हैं, यानी माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ये एक ही बात दो दफा की गई है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द अप्लाइड कॉस्ट, और फिर सब्ट्रैक्टिंग भी वही है, डिफरेंस लेना माइनस करना ही होता है, और सब्ट्रैक्शन करना भी माइनस ही होता है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, तो वो कहते हैं फेवरेबल तब होगा जब हमारा जो अप्लाइड कॉस्ट है वो ग्रेटर देन होगी एक्चुअल कॉस्ट से, तो फेवरेबल होगा वेरिएंस।
बट वेयर द अप्लाइड कॉस्ट इज लेसर देन द एक्चुअल कॉस्ट, तो फिर ये अनफेवरेबल हो जाएगा। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको जरा दोबारा पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द अप्लाइड cost is calculated by subtracting actual cost from the applied cost, where the applied cost is greater than, अगर applied greater है तो actual से it is favorable variance, but if where the applied cost is lesser than the actual cost it is unfavorable variance। यहाँ पर आपको दिखाया गया है अंडर और ओवर अप्लाइड एफएच क्या होती है। अप्लाइड एफएच कॉस्ट कैसे निकलेगा, अप्लाइड एफएच कॉस्ट जो हमें दी गई है उसमें से लेस करेंगे, एक्चुअल को भी हमने जैसे सीखा है सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी अप्लाइड एफओएच। एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर जो है अप्लाइड एफओएच क्या होगी, सच वेरिएंस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू द एडजस्टमेंट अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच कैन बी, ये अंडर और ओवर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पीछे ही मिलेगा जो मैं पहले बता चुकी हूँ। कैन बी एडजस्टेड इन द फॉलोइंग कॉस्ट प्रॉफिट फिगर, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री, फिनिश गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये सारा दोबारा से आपका रिपीट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट प्रॉफिट, अच्छा जी, इसमें तीन वो बताई गई है कि आपकी जो है एफओएच कॉस्ट एडजस्ट होता है तीन में, एक तो होता है इंटायर प्रोडक्शन में, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, और तीसरा होता है नेट प्रॉफिट में। और इंटायर प्रोडक्शन की मजीद आगे तीन चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ नजर आ रही है लिखी हुई। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट करनी है इन द इंटायर प्रोडक्शन। फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट इन द इंटायर प्रोडक्शन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पोर्शन शेयर ऑफ एन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड आती है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है, फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड सो दैट इट कैन बी एडजस्टेड। फॉर वर्क इन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ, ये मैं ऊपर पहले वर्क की वो देखती हूँ, यहाँ पर कोई अमाउंट तो नहीं बताई गई। अच्छा, उन्होंने क्या कहा हुआ है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोर्शन मालूम करके फिनिश गुड का, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, देन डिवाइड, देन अगेन वही वाली रकम। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ क्योंकि मुझे इसके पीछे भी अमाउंट नहीं दी गई, तो ये इसको पी कह दो, इसको सी कह दो। पहले पी मल्टीप्लाई होगा सी से, फिर पी प्लस, सॉरी, हाँ जी, पी प्लस होगा सी से, और फिर जो इसने फॉर एग्जांपल ये डी दिया हुआ है इससे ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने ना, अगर ये आगे आपको एग्जांपल मिलती है तो मैं मजीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है, नाउ द एडजस्टमेंट फॉर द 100 ओवर अप्लाइड द इंटायर प्रोडक्शन मेथड कैन बी मेड एज, वही वाला किया हुआ है इन्होंने, जो यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस आपको दिखाया गया था ना, ये सारा प्रोसेस जो है इसको आगे यूज किया हुआ है। देखिए, इसको पहले वाले को मल्टीप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहा था सी मल्टीप्लाई बाय किया गया है, जो आंसर है तो उसके, सॉरी, माइनस किया गया है सी को आंस के साथ। उसके बाद आप लोगों का जो पी है उसको माइनस किया गया है सेकंड नंबर वाले आंसर के साथ, जिसमें पहले पी मल्टीप्लाई बाय पी हो रहा है, फिर सी प्लस डी प्लस, सॉरी, सी प्लस पी प्लस डी हो रहा है, और फिर इसका जो आंसर आया उसके साथ मल्टीप्लाई किया, और थर्ड वाले को, यानी तीन रकमे हैं ना, देखो, वन, ये सेकंड, टू, ये फिर वन और टू रिपीट हो रही हैं, और फिर ये थ्री, तो इन रकमों के साथ ही किया हुआ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाली को माइनस किया है फर्स्ट के आंसर के साथ, सेकंड हमारी जो थी हमारी 10 वाली, 10 को किया हुआ है सेकंड के आंसर के साथ, और थर्ड थी हमारी ये वाली, तो इसको माइनस किया हुआ है इसके साथ। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तरीका बताया हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द रेलेवेंट अमाउंट इज दैट बिकॉज देयर इज अ favorable variance, the applied factory overhead is more than the actual cost before, so make correction in the information containing most items entire production, there are must be subtraction equal to the amount which are overheaded. Obviously difference will be added if there is an unfavorable variance, the applied factory overhead cost is less than the actual cost, so because of cost charge is lesser than the actual, and to make the cost item equal to their actual figure we need to inclusion of the further amount। तो अगर हमारे पास जो unfavorable वेरिएंस आ जाता है तो उसकी कैलकुलेशन करके हमने एक्चुअल अमाउंट को इक्वल करने के लिए उसको फर्दर अमाउंट के साथ ऐड करते हैं, ताकि वो हमारी फेवरेबल वेरिएंस में तब्दील हो जाए। एंटायर प्रोडक्शन इंक्लूड द आइटम वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री होता है इसके अंदर, फिनिश गुड होता है हमारा इंटायर प्रोडक्शन के अंदर, और एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। ये तीन चीजें होती हैं, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये पीछे दोबारा बताएगा। थ्री आइटम आर द, these three item are the three parts in which total cost of production
हैज़ बीन डिवाइडेड, तो ये जो हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इन 3 चीज़ों पर डिवाइड होती है। एडजस्टमेंट इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेम टू सेम वही वाला है, यहाँ पर आपको दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल लेस किया ओवर अप्लाइड है, यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं दी कि मे भी पिछले से परफॉर्मेंस ली हो, और फिर उसका सिर्फ आपको फंक्शन बताया हुआ है, यानी कैसे करना है, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेस कैसे होगा, ऐड कैसे होगा अगले फार्मूले में। ये फिर से आप लोगों का वही आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर फिर से 3 चीजें होंगी, उनको ऐड करेंगे, फिर प्रॉफिट आ जाएगा, ये भी लास्ट वाले की तरह ही है, सेम टू सेम। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसके अंदर रिक्वायर है प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग, वही वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, इसके अंदर भी देखिए परचेजेस पहले से कितना पड़ा हुआ था, कितना खरीदा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, कंज्यूम कितना हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डाली, और फिर प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में जब आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को तो वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को तो वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट सेम टू सेम, फिर आपकी रिक्वायरमेंट सेम टू सेम है, तो मैं अब इसको सिर्फ स्क्रॉल करूंगी, आप अपने हैंड आउट से इसको करेंगे, यही आपके असाइनमेंट भी हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये सोल्यूशन भी साथ दिए हुए हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे सेम टू सेम ऐसे ही हैं। तो अभी तक हमारा जो है इतना ही, 3 to 5 तक हम पहुंच गए हैं, मे बी 2 या 3 लेक्चर जो है इसके अंदर ऐड हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, जितना टाइम मुझे रिकॉर्ड करने में लगता है, तो बराए मेहरबानी आप लोग भी अपने अच्छे पेपर्स के लिए उस वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।